अगले पैनल को मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगी और दिव्यांश मेरे सहयोगी जो कि मंच पर बने हुए हैं, हम चाहेंगे मिलकर आगे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले पैनल को इनवाइट करना चाहूँगी मिस्टर सुनील जायसवाल, आधार कार्ड के जनक, परिकल्पनाकार। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों की। डॉक्टर शफीक उद्दीन, रजिस्ट्रार टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिरोंज, आप लोगों की जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और डॉक्टर अजय हार्डिया, डायरेक्टर ऑफ देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल। एक बार फिर से सवालों के सिलसिले को हम शुरू करेंगे, लेकिन हमारी जो खास मेहमान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं उन लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि लगातार हम वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, वो सवाल इन हमारे मेहमानों से पूछ रहे हैं जिनके जवाब आप लोगों को, दर्शकों को जागरूक करते हैं, और ये कहीं ना कहीं विकास के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो वही बिल्ड न्यू इंडिया मध्य प्रदेश चैप्टर में हम कर रहे हैं। दिव्यांश, ओवर टू यू। शुक्रिया कोमल, और मैं चाहूँगा कि आप भी मंच पर आ जाइए, मेरा साथ निभाइए। आज जो मेहमान आपसे हम मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में जो खास कार्य किया है, क्यों ना उनसे बातचीत करें, संवाद करें और कुछ सीखें। सुनील जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, जो आपने किया है वो सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। कुछ उस विषय में आप खुद बताइए कि जो एक रोड मैप आपने तैयार किया था, एक सोच डेवलप हुई थी, वो अपने अंजाम तक कैसे पहुंची? आप सभी मेहमानों को नमस्कार करता हूं और जी न्यूज़ का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जो उन्होंने मुझे ये मंच दिया और मुझे अपने विचारों को यहाँ रखने के लिए बुलाया। धन्यवाद बहुत बहुत। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आधार कार्ड की जो परिकल्पना थी वो मेरे द्वारा सन 2005 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को मैंने भेजी थी, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे जब 15 अगस्त 2005 को मैंने उसकी अपनी कल्पनाओं को शोध पत्र के माध्यम से मैंने उनको लिख के भेजा था। फिर कल्पना तो मेरे देखा जाए तो मेरे बचपन की थी ये, मगर उसको सोचते सोचते और उसको जो एक मुकाम देते देते काफ़ी बरस लगे और वह उसको बेच पाया फिर सरकार को। चलिए, आगे भी हम कुछ सवाल और पूछेंगे और जवाब भी लेंगे, लेकिन इस बीच डॉक्टर अजय हार्डिया जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप एक सफल कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। बिना रेडिएशन, बिना कीमोथेरेपी के आप इलाज कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ज़रा इसको विस्तार दीजिएगा। नमस्कार। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी देश और दुनिया में जाना जा रहा है। हम लोग एक विशिष्ट पैथी, इलेक्ट्रोमियोपैथी, उससे हम कैंसर का इलाज करते हैं, बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो या तो पूरा इलाज ले चुके होते हैं, सर्जरी करा चुके होते हैं, कीमोथेरेपी ले चुके होते हैं, रेडिएशन करा चुके होते हैं, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी करा चुके होते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जब पेशेंट बहुत पेन में होता है, बहुत दर्द में होता है, तो उस समय हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट उन मरीजों को मॉर्फिन दे देते हैं और बोलते हैं कि अब इनकी सेवा करिए। उस स्टेज में मरीज आते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी मॉर्फिन हम पहले दिन से बंद करते हैं, उनका पेन रिलीफ होता है, उनके अन्य कॉम्प्लिकेशंस उनके रिलीफ होते हैं, और धीरे धीरे पेशेंट्स में दोबारा से जीने की इच्छा उसमें जागृत होती है। और ऐसे पेशेंट जिनकी मॉर्फिन वाले पेशेंट हैं, उनकी लाइफ हम सोचते हैं कि 1 महीने 2 महीने ज़्यादा नहीं होती है, परंतु वो पेशेंट भी साल भर 2 साल भी जो भी उनकी लाइफ है वो जीते हैं। और बात कही आपने परिकल्पना की, तो विगत लगभग 35 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और हमारे परिवार में भी ऐसे कुछ कैंसर मेरी मदर को भी हुआ, तो उनको 75 ईयर की एज में कैंसर हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें एडवांस स्टेज कैंसर था, उनको ब्रेस्ट में था, लंग्स में था। डॉक्टर ने कहा इनकी बायोप्सी करना पड़ेगी। मैंने कहा सर कि बायोप्सी मत करिए, आप उनको कीमोथेरेपी दे दीजिए। उन्होंने नहीं कहा सर बायोप्सी तो करना पड़ेगी। हमने बायोप्सी कराई, उन्होंने उनकी ब्रेस्ट सर्जरी की, और
वो 2 महीने में ही चल बसी। बहुत तकलीफ़ हुई उनको। तो हमने देखा कि सर्जरी कोई इसका इलाज नहीं है। सर्जरी कराना, कीमोथेरेपी कराना, मतलब जो कैंसर का मरीज बिना कीमोथेरेपी, बिना ऑपरेशन के वो अधिक लंबे समय तक जी सकता है, परंतु वो जब सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन कराता है तो उसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। हमारे भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हर साल लगभग 18 से 20 लाख कैंसर के मरीज होते हैं और उसमें से 50% कैंसर के मरीज अपने ट्रीटमेंट के दौरान ही एक्सपायर कर जाते हैं। तो इसका जो डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास मैक्सिमम वो पेशेंट आते हैं जो ट्रीटेड होते हैं, या ऐसे पेशेंट आते हैं जो उस कीमोथेरेपी, सर्जरी के करने लायक स्थिति में नहीं होते हैं। मैं कहूँ कि एडवांस स्टेज कैंसर जिसके अंदर गॉल ब्लैडर, लीवर, पैंक्रेटिक कैंसर है, बिलिरुबिन उनका 20 हो गया है, तो ना तो सर्जरी कर सकते हैं, स्टंट डाल नहीं सकते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको आप ले जाइए। वैसे पेशेंट आते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं और वो पेशेंट हम देखते हैं कि उनको 15 दिन 20 दिन में उनका जो बिलिरुबिन है वो 20 से होकर 10 पे आ जाता है, 10 से वो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। पेशेंट को जो पेन होता है वो उसका पेन ठीक हो जाता है और पेशेंट लंबे समय तक जीता है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेटास्टेटिक के कैंसर पेशेंट हैं जो क्योर्ड हुए हैं। इसकी रिपोर्ट हमने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी है, हमने हमारी मध्य प्रदेश सरकार को भी दी है और उनसे यही निवेदन किया है कि हमारे ट्रीटमेंट को यदि आप पैलेटिव केयर के रूप में यदि सरकारी अस्पताल में लागू करें तो निश्चित है वो हज़ारों मरीजों की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उनकी तकलीफ कम कर सकते हैं। जो दर्द आपने सहा है उसके बाद कई जिंदगियां जिनमें अंधेरा छाया हुआ था उसमें आप रोशनी लेकर आए हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर सैयद, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आजकल इस यूनिवर्सिटी की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। एजुकेशन के क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी किस तरह से विशेष काम कर रही है, क्या क्या फोकस है, प्लीज़ आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुँचे ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुँचे, प्लीज़। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ऑडियंस का भी। टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी बेसिकली वहाँ काम कर रही है जहाँ पर हायर एजुकेशन का बिल्कुल अप्रोच नहीं है। टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है विदिशा ज़िले के एक छोटी सी तहसील सिरोंज के अंदर। 2013 में हमने इसकी स्टार्टिंग की थी। शुरुआत में पब्लिक को ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इस छोटे से शहर में चल सकती है। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का के ऊपर उनको भरोसा दिलाना ही एक बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ से भी डिग्री डिप्लोमा होते हैं। एक छोटा सा शहर है जहाँ की पॉपुलेशन 70-80 हज़ार है। वहाँ पर हमने कुछ छोटे मोटे कोर्सेज से स्टार्टिंग की। ऐसे कोर्सेज की स्टार्टिंग की जिनको बच्चे करना तो चाहते थे लेकिन उनके पास एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए भोपाल, इंदौर, विदिशा नहीं आ सकते थे। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने इस छोटे से शहर में टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की और आज वहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को हमने ज़्यादा बढ़ावा दिया है। थैंक यू। चलिए, आगे के लिए भी शुभकामनाएं। और भी सवाल हैं जो आपसे जानेंगे हम, लेकिन सुनील जी, मेरा सवाल आपसे अब रहेगा। साल 2005 में आपने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था, उसके पीछे की आपकी सोच और उद्देश्य जानना चाहेंगे। आधार कार्ड का पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि इस आधार कार्ड का जो पूर्व नाम था वो था विशिष्ट पहचान पत्र। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि विशिष्ट पहचान पत्र के नाम से पहले 2006 में ही लागू हो गया था। तो 2006 में जब ये लागू हुआ तो 2007 में आप मैं आपको इसलिए थोड़ा ये बताना चाह रहा हूँ कि आधार के पीछे की कहानी, क्योंकि अगर वो जब तक आप नहीं जानेंगे जब तक आपको लगेगा कि ये क्या आधार, क्या आप जनक कैसे अपने आप को कहते हैं। तो इसका नाम पहले विशिष्ट पहचान पत्र था और विशिष्ट पहचान पत्र 2006 में लागू हो चुका था जब सरकार ने इसको एक स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट की तहत लागू किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि 2007 आया। 2007 में आपको एक टीवी विज्ञापन बहुत फेमस हुआ था आइडिया मोबाइल कंपनी का, व्हाट एन आइडिया करके। अभिषेक बच्चन उसके अभिनेता थे।
और बहुत काफ़ी मशहूर हुआ था पूरे इंडिया में। तो 2007 में ये चीज़ आई जब मुझे लगा कि यार अब मेरा शोध पत्र चोरी हो गया है। और थोड़ा सा अब मैं क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्वेश्चन से बाहर चले गया। क्या आप बताया था आपने? जो शोध पत्र आपने 2005 में प्रस्तुत किया था उसके पीछे सोच और उद्देश्य, कोई नहीं आप इसको कनेक्ट कर सकते नहीं, हैं। इसे ये भी कहते हैं ना, जब यादें पुरानी आती है तो हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कनेक्ट करते हुए आप जवाब दे सकते हैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि मैं शोध पत्र मेरे दिमाग में कैसे आया, ये सोच कैसे दिमाग में आई, इसका ये था कि मेरे जो बचपन से मुझे जब मैं पेपर पढ़ने का शौक मुझे बहुत है। न्यूज़पेपर जैसे ही पेपर में आता है तो वह वो न्यूज़ पहले उसको पढ़ना चालू कर देता हूँ। तो जब मैं एक पेन और एक कैंची लेके ज़रूर बैठता हूँ, और वो आज भी आदत है मुझे। सुबह जब मैं पेपर पढ़ता हूँ तो एक पेन कैंची मेरे साथ में रहती है। उसमें से मैं रुचि वाली खबरों को पहले मार्किंग करता हूँ, फिर उसको काटता हूँ, फिर उसका संकलन करता हूँ। इसी प्रकार पढ़ते पढ़ते जब बचपन की पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब वो मैं ये संकलन करता था तो मुझे आपराधिक जो घटनाएं होती है पूरे देश में या शहर में या जो भी होती, तो वो आपराधिक घटनाएं पढ़ पढ़ के मुझे ऐसा मन दुखी होता था और व्याकुल हो जाता था कि यार ये गरीब लोगों के साथ जो घटनाएं घटती थी, जो फ्रॉड होते थे, जो धोखाधड़ी होती थी, तो एक ऐसा लगता था कि यार इसमें कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ खोज होना चाहिए जिससे कि ये सब समस्याओं का इसमें से हल हो जाए इसका, और सब चीज़ें एक सूत्र में बन जाए। ये इसकी सोच थी। और ये जब वहाँ से जब लोगों के दुखों को मैं जब पढ़ता था तो ये वहाँ से जनरेट हुआ ये आइडिया। डॉक्टर हाडिया, हम जब कैंसर की बात करते हैं तो एक पब्लिक परसेप्शन है, सेंटिमेंट्स हैं, कैंसर इज इक्वल टू महामारी, जो आज के परिवेश में से कहा जाता है कि कैंसर हुआ यानी महामारी। इस चैलेंज को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से एक आप रास्ता तैयार करते हैं इस इक्वेशन को टोटली चेंज कर दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए कि अगर कैंसर हुआ है कोई बात नहीं, इलाज होगा ना? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कैंसर एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। हृदय रोग के बाद अब सेकंड स्टेज में सबसे ज़्यादा डेथ जो हो रही है वो कैंसर में हो रही है। और कैंसर जब होता है तो ऐसा लगता है कि अब जीवन मुश्किल है, परंतु कैंसर को हम हरा सकते हैं। सही समय पे सही निर्णय लिया जाए, सही ट्रीटमेंट ली जाए तो कैंसर को हराया जा सकता है। हमारा ऐसा मानना है कि जब कैंसर होता है हमारे शरीर के अंदर तो उससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेडिसिन में हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में जब वेरिएशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ होता है तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारी लिम्फेटिक नोड्स होती हैं जो ब्लड को, लिम्फ को फिल्टर करने का काम करती हैं, और उसके अंदर जब इम्प्रूडियस होती है तो वो कैंसर का लीजन या नोड बन जाता है। तो हमारी जो मेडिसिन हैं, जो हर्बल मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथी की, वो उनको प्यूरिफाई करती हैं और उनको वो ठीक करती हैं। यदि हम अपनी डाइट, हम खाना पीना यदि हम चेंज कर दें तो कैंसर को हम हरा सकते हैं। हम ऐसा देखते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है एलोपैथी, वो जैसे ही ऑपरेशन करते हैं पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट का सलाह देते हैं, और हाई प्रोटीन डाइट इज़ अ न्यूट्रिशन ऑफ द कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स का वो भोजन है हाई प्रोटीन। उन्हें कहा जाता है कि आप अंडा खाइए, आप नॉनवेज खाइए, आप दूध खाइए, पनीर खाइए, ये सब चीज़ें कही जाती है, और हम बोलते हैं कि ये हाई प्रोटीन डाइट। कुल मिलाकर सही डाइट एक इलाज हो सकती है। हाई प्रोटीन डाइट को आप बंद करिए, आप ग्लूटीन फ्री डाइट लीजिए, क्योंकि गेहूं जो होते हैं, गेहूं सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। हम गेहूं को बंद कर दें, हम मिलेट लें, हम फ्रूट्स लें, जूस लें, सूप लें, और खाने का टाइम यदि हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे कर दें तो हम कैंसर से हम बच सकते हैं। जो हमारे कैंसर के मरीज़ हैं वो उससे ठीक हो सकते हैं। हमारे पास ऐसे सैकड़ों की संख्या में मरीज़ हैं जिनकी हमने डाइट चेंज की, हमने हमारा ट्रीटमेंट दिया, और वो मरीज़ मेटास्टेटिक कैंसर के मरीज़ भी हमारी ट्रीटमेंट से वो क्योर्ड हो गए। तो ऐसा नहीं कि कैंसर को हराया नहीं जा सकता। निश्चित है कि सही डाइट, सही सलाह ली जाए और सही वक्त पर। चलिए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शफीक, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी सिरोंज के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देने के लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए, जहाँ तक प्लेसमेंट की बात आती है
तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड उस क्षेत्र को लेकर के है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हम एजुकेशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ज़्यादा दे रहे हैं वहाँ पर। तो उस छोटे से क्षेत्र में एग्रीकल्चर के छोटे छोटे जॉब उपलब्ध हैं, जिससे कि बच्चे हमारे वहीं पर ही हम रिक्रूट करा लेते हैं उन बच्चों को। बड़े कोर्सेज़ के लिए हमें बड़ी बड़ी हमारी कंपनी से यहाँ बात चलती है, भोपाल इंदौर में भी बात चलती है, लेकिन जितना अच्छा हमें प्लेसमेंट के लिए काम करना चाहिए उतना अच्छा हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हम प्रयासरत हैं, हम आगे भी करते रहेंगे उसके लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये सवालों के जवाब और लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके जवाबों से लोगों को जागरूकता भी मिली है और एक अलर्ट भी मिला है। बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कई सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो हमें जागरूक करते हैं, और चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या मेडिकल क्षेत्र हो। दिव्यांश, ओवर टू यू। शुक्रिया कोमल, जहां चाहा वहां रहा। अगर आपके मन में चाहत है ना, कुछ करना है, परिस्थितियां कोई भी हो, आप एक राह बना लेंगे और ऊंचाइयों को आप छुएंगे। जो मेहमान अभी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने एक संदेश दिया है। हम उम्मीद करते हैं दर्शकों, ये संदेश आप अपने जीवन में लेकर आएं और जो भी आपने सोचा है उसे प्लीज़ आप एक नई दिशा के तहत, अच्छी राह के तहत आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे लोगों के अनुभव ही तो काम आते हैं। ये मध्य प्रदेश की वो शख्सियतें हैं जिन्होंने शून्य से शुरू किया था, लेकिन आज शिखर तक की ऊंचाई छुई है।